शांत हो जाइए अब सब लोग। चलिए आ जाइए अब, शांत हो जाइए हीरो सब, शांत होइए अब, बात करना बंद कीजिए सब लोग। चलिए ऑनलाइन वाले लोग बता दीजिए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? सब चीज ठीक है? चलिए तो आ जाइए, अब हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन सब चीज चल रहा है, जिनका नहीं चल रहा बैक होकर के फिर से आइए, आपका चलना प्रारंभ हो जाएगा। समझे? तो कल के सेशन में अगर देखा जाए तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को बताना हम प्रारंभ किए थे, और उसमें थोड़ा बहुत बात हम आपको बताए भी थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम के विषय में थोड़ा बहुत बात जो है हम आपको बताए भी थे। तो कल के सेशन में जो पढ़ाए हैं या अभी तक पॉलिटी में जो पढ़ाए हैं उससे संबंधित 2 4 5 प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, और जिनसे प्रश्न पूछेंगे जवाब जो है वही दीजिएगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो है लड़की खड़ी हुई है तो हाँ बताइए, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, बैठ जाइए, आगे बताइएगा। है लड़की है खड़ी हुई है तो आप बताइएगा, किस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई है? कल्हेन बताए हैं जी, कल्हेन बताए हैं, बताइए। कल आए थे क्लास? आए थे तो जवाब काहे न दे रहे हैं? रिवीजन और नहीं करते हैं घर पे? एकदम पृथ्वी पर का बोझे हैं कि परमात्मा ने आपको भेजा है? चलिए कल के क्लास का पढ़ाया हुआ बैठने के लिए बोले हैं जी, एकदम संस्कारहीन है। चलिए, ए लड़की है चश्मा वाली खड़ी हुई है तो हाँ बताइए, अब किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? देख रहे हैं क्या हाल है, सब एकदम पृथ्वी पर का बोझ सब है। तभी से काहे न बोले थे, अब वैल्यू थोड़े होगा। अच्छा ठीक है, एक बार में जवाब दीजिए।
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया है? आए? क्या बोल रहे हैं? 1858 बोली है। बैठ जाइए। चलिए, हे हे लड़की खड़ी होइए, बताइए किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है? 1909। बाहरे बहादुर, आपको तो रेमन मैग्सेसे से छोटा प्राइज मिलना ही नहीं चाहिए। कल आए थे क्लास? नहीं आए थे? कहां गए थे? बकरीद मनाने आए? क्लास रेगुलर नहीं करती हैं जी, वो बहाना है। पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग, समझे? है लड़की, है खड़ा होइए, लड़की है खड़ी होइए। हाँ, व्हाइट टी शर्ट शर्ट, खड़ा होइए। अरे व्हाइट शर्ट, अरे आप ही को बोल रहे हैं जी। हाँ आप ही को बोल रहे हैं। हाँ बताइए। इधर 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 किस अधिनियम के तहत कंपनी को प्रशासनिक कंपनी बना दिया गया? क्या? जोर से बोलिए। 1812, 13, 58, तब क्या बोल रही है जी? 1861। और 61 बोल रही है। गलते हैं। रिवीजन और नहीं करते हैं घर पे आप लोग? बड़ी बुरा हाल है। हम थोड़ा पीटना क्या बंद किए, आप लोग तो पढ़ना ही भूल गए। चलिए खड़ा रहिए अब तीनों, आइए अब पढ़ते हैं। शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए, इतना क्लासरूम में सब लोग बैठल है, ये सब खड़ी है, ठीक है, बढ़िया है। शांत रहिए, ज्यादा अकबकाइए मत, समझे? आइए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ 19 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के विषय में हम आपको बतला रहे थे। उन्नीस सौ 19 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम पारित 1919 ईस्वी में हो गया था, लेकिन यह अधिनियम लागू 1921 ईस्वी में हुआ था। यह अधिनियम लागू 1921 ईस्वी में हुआ था। इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से कुछ विशेषताओं से
हम आपको अवगत करवा चुके हैं। जैसे कि इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था, उसी प्रकार से सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। और इस अधिनियम की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। ये सब तो हम उन बातों की चर्चा किए हैं जो हम आपको कल के सेशन में बता चुके हैं। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग जानते हैं। हे लड़की सब, मुंह उठाइए, मुंह उठाइए, पढ़ के आइएगा ना जी अगले क्लास से। है याद करके आइएगा ना? याद करके आएगी ना जी? बैठ जाइए, बैठिए। चलिए देखिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही एग्जाम्पल है, ये सब सिर्फ एग्जाम्पल है। अभी खड़ा करेंगे तो 60% से ज्यादा लड़की खड़ी हो जाएगी, एक को गुण जवाब दे पाएगी। और लड़का लोग, आप लोग खुश मत होइए, आप लोग में तो 80% लड़का जवाब नहीं देगा, 80% लड़का जवाब नहीं देगा, समझे? ये सब, ये तो कुछ एग्जाम्पल था। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम की जो विशेषता है, उसकी एक विशेषता यह भी है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिए। अभी देखिए, भारत में केंद्रीय स्तर पर संसद का 2 सदन देखने को मिलेगा, एक आपको लोकसभा और एक आपको राज्यसभा। फिर आपको अगर राज्य की बात करें तो राज्य स्तर पर भी 2 सदन देखने को मिलेगा, एक आपको विधानसभा और एक आपको विधान परिषद, एक आपको विधानसभा और एक आपको विधान परिषद। तो वर्तमान में जो केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका मिलती है, देखिए विधायिका का मतलब क्या होता है जानते हैं? विधायिका का मतलब होता है, विधायिका का अर्थ होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। विधायिका का अर्थ होता है विधि का निर्माण करने वाली संस्था। विधि यानी कानून का निर्माण करने वाली संस्था, और कानून का निर्माण करने वाली संस्था संसद है। और संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है,
ये 2 सदनों वाली विधायिका है, ये 2 सदनों वाली विधायिका है। तो वर्तमान में जो केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका देखने को मिलता है, इसको लेकर प्रावधान पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था और कहा गया था कि केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया जाएगा। केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया जाएगा और केंद्र में जो 2 सदनों वाली विधायिका के गठन को लेकर प्रावधान किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि एक होगा केंद्रीय विधानसभा, एक होगा केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा होगा आपको राज्य परिषद, दूसरा होगा आपको राज्य परिषद, दूसरा होगा आपको राज्य परिषद, दूसरा राज्य परिषद होगा। तो जो 2 सदनों वाली विधायिका का प्रावधान किया गया, उसके अंतर्गत एक केंद्रीय विधानसभा को लेकर प्रावधान किए गए और दूसरा राज्य परिषद को लेकर प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा यह आपको निम्न सदन हुआ करता था, यह आपको निम्न सदन हुआ करता था, और राज्य परिषद की हम बात करें तो यह आपको उच्च सदन हुआ करता था। राज्य परिषद की अगर हम बात करें तो यह आपको उच्च सदन हुआ करता था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सीट हुआ करता था उस समय, 144 सीट हुआ करता था उस समय, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 सदस्य मनोनीत होते थे, 40 सदस्य मनोनीत होते थे। और जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। जो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था, 3 वर्षों का, 3 वर्षों का उनका कार्यकाल होता था। वही जो राज्य परिषद है, जिसे उच्च सदन कहा जाता था, इसमें सदस्यों की संख्या 60 हुआ करती थी, 60 हुआ करती थी, जिसमें से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 सदस्य मनोनीत होते थे, और 26 सदस्य मनोनीत होते थे। और राज्य परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल हुआ करता था, राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ करता था, 5 वर्षों का। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का हुआ करता था। ये तमाम प्रावधान किए गए और आगे चलकर यही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा कहलाया। आगे चलकर यही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा कहलाया और आगे चलकर यही राज्य परिषद, आगे चलकर यही राज्य परिषद राज्यसभा कहलाया। क्या कहलाया? राज्यसभा। तो आगे चलकर यही केंद्रीय विधानसभा लोकसभा कहलाया और आगे चलकर यही राज्य परिषद राज्यसभा कहलाया। और वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। बात समझे? तो रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए। तो हाँ, खड़ा होइए आप। हाँ, बताइए। प्रतियोगी परीक्षा भारत में आयोजित हो सके, इसको लेकर कब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? 1835 34 1834। हाँ, हम जान रहे थे वो 1834 से 35 बोलेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1854। 1800 कैसे आप पे कृपा आएगा बताइए ना। आप तिरछी निगाह से लड़की को देखते रहते हैं। देखना है तो खुल्लम खुल्ला देखिए।
हम इधर बता रहे हैं, आई जो ऐसे करके देख रहा है। अब बोलिए, बगल में बैठा देते हैं दो चार गो को। कभी नहीं देखे हैं लड़की, नहीं तारे हैं लड़की, कभी नहीं। पढ़ने पर ध्यान नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। अब तो है, शांति, शांत हो जाइए। आपको केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किए गए। और केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया, वो 2 सदनों वाली विधायिका में हमने आपको बताया केंद्रीय विधानसभा, राज्य परिषद, फिर किस सदन में कितने सदस्य निर्धारित किए गए, कितने निर्वाचित हो रहे थे, कितने मनोनीत हो रहे थे, हर प्रकार की बात हमने आपको बतलाया। इसके बाद इस अधिनियम की और भी कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। कई बार हम आपको द्वैध शासन क्या है एग्जाम्पल देकर के बताए हैं, नहीं बताए? एकदम हम आपको बताएं। और एक पुस्तक है डायरकी, एक पुस्तक है डायरकी, और जो डायरकी नामक पुस्तक है, जो डायरकी नामक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता है लियोनस कर्टियस। लियोनस कर्टियस। लियोनस कर्टियस। डायरकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता लियोनस कर्टियस है। और इस डायरकी नामक पुस्तक में ही द्वैध शासन को विस्तार पूर्वक समझाया गया है, द्वैध शासन को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। और डायरकी नामक पुस्तक में लियोनस कर्टियस ने ही द्वैध शासन को समझाया है। और इन्हें ही प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। लियोनस कर्टियस को ही प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है। और जब 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, जब 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, तो प्रांतों में काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रांतों में काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। देखिए, जैसे आप समझिएगा, वर्तमान में जितने भी काम करने वाले विषय है, उस विषय को 3 भागों में बांटा गया है। वर्तमान में जितने भी काम करने वाले विषय है, उस विषय को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून संसद बनाता है, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों। तो आपको प्रांतों में द्वैध शासन, मतलब प्रांत में, मतलब राज्य में 2 अलग अलग प्रकार से शासन होगा। और इसी को लेकर पूरे के पूरे काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
काम करने वाले विषय को जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया है, उसके पीछे रीजन यही है ताकि प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया जा सके। इसके बाद इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है कि इस अधिनियम के तहत ही लोक लेखा समिति, इस अधिनियम में ही लोक लेखा समिति के गठन को लेकर प्रावधान किया गया था। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के गठन को लेकर प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किए गए थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किए गए थे। देखिए, लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है। जब आप आगे संसद को पढ़ेंगे, यानी पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, तो पार्लियामेंट के काम बहुत व्यापक होते हैं। तो पार्लियामेंट के जो काम बहुत व्यापक होते हैं, पार्लियामेंट जो अपने कामों को नहीं कर पाता है, पार्लियामेंट जो अपने कामों को नहीं कर पाता है, उन कामों को करने के लिए ही संसदीय समिति का गठन किया जाता है। कई सारे संसदीय समिति है, जैसे प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये सब संसदीय समिति है। तो संसदीय समितियों में से लोक लेखा समिति के गठन को लेकर प्रावधान जो है आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किए गए थे। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। और जवाब दीजिए, तो जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर तो हम आपका नमक खाए ही हैं, तो कर्ज तो उतारेंगे। किसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किए जाएंगे, यह प्रावधान किस अधिनियम में किए गए? 1853। बहुत बढ़िया। इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ। तो अब आप देखिएगा, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1853 के बाद से होना प्रारंभ हुआ। 1853 ईस्वी के बाद से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा होना प्रारंभ हुआ। तो शुरुआती दौर में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सिर्फ लंदन में होता था, सिर्फ और सिर्फ लंदन में होता था। अगर किसी भारतीय को भी सिविल सेवक बनना है तो उसे भी लंदन जाकर ही परीक्षा देना पड़ता था। लेकिन भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, परंतु भारत के सभी लोग उतने अधिक अमीर नहीं थे कि वे लंदन जाकर परीक्षा दे पाते। इसी वजह से कांग्रेस बार बार अपनी स्थापना के बाद से इस मांग को उठा रहा था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस अपनी स्थापना 1885 ईस्वी से उठाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कांग्रेस के इस मांग को 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस मांग को 1919 के भारत शासन अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया और 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया
कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अब लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अब लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। इस बात को स्वीकार 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है और पहली बार 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ पहली बार 1922 में लंदन के साथ साथ भारत के इलाहाबाद में भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हुआ। अब पहली बार तो हो गया, अब भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लगातार होता रहे, इस पर विचार विमर्श करने को लेकर ली कमीशन आयोग का गठन किया गया। इसी पर विचार विमर्श करने को लेकर ली कमीशन आयोग का गठन किया गया और ली कमीशन आयोग के सिफारिश पर ही भारत में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने को लेकर 1926 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 ईस्वी में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद आपको जो 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच को लेकर 1919 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था तो उस समय ही उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में सही ढंग से लागू हो पाया है या नहीं हो पाया है, उसकी जांच को लेकर एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और 1919 के अधिनियम भारत में लागू हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, उसी की जांच को लेकर एक वैधानिक आयोग का गठन लंदन में 1927 ईस्वी में हुआ, जिसे हम लोग साइमन कमीशन आयोग कहते हैं, जिसे हम लोग साइमन कमीशन आयोग कहते हैं। साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में 8 नवंबर 1927 को हुआ था और साइमन कमीशन आयोग का काम यह था इस बात की जांच करना कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हुआ है या लागू नहीं हुआ है। साइमन कमीशन आयोग में 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जिस वजह से जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ तो भारतीयों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया, लेकिन इसके बावजूद साइमन कमीशन आयोग काम किया और साइमन कमीशन आयोग अपनी रिपोर्ट 1930 में दिया और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुए और इन 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही जाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। तो इसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जो अगला अधिनियम है, वह अधिनियम है आपको भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। आगे
हम आपके साथ भारत शासन अधिनियम 1935 की ही चर्चा करने जा रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की चर्चा जो है आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, इसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप 1919 के भारत शासन अधिनियम को पढ़िए, तो पढ़िए जल्दी। है ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए। 1919 के भारत शासन अधिनियम को पढ़िए। पढ़ लिए। आइए अब, आइए आइए अब समझते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। आइए अब बोर्ड पे, आए हीरो सब, आइए मुंह उठाइए अब, आइए इधर देखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन आयोग का रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही जाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 14 भाग था।
10 अनुसूची थी और 320 से ज्यादा अनुच्छेद था। 320 से ज्यादा अनुच्छेद था। यह अधिनियम भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के ही अधिकतर प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। इस अधिनियम के ही अधिकतर प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। इस अधिनियम के ही अधिकतर प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं। और यही वजह है कि इस अधिनियम को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था स्टैनले बाल्डविन। स्टैनले बाल्डविन। देखिए, विशेष तौर पर आपको 3 अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इसको याद रखना जरूरी है। 1909, 1919, 1935 और 1947 भी एक याद रख लीजिएगा। तो चार अधिनियम पारित होने के समय जो है 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था। तो ये 4 अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। 1909 के समय कौन था हम बता दिए हैं, 1919 के समय कौन था ये भी हम बता दिए हैं, और 1935 के अधिनियम पारित होने के समय कौन था ये भी बात हम आपको बता दिए हैं। उसको दिखाइए। हाँ हाँ, 1909 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इधर 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 1919 के समय कौन था? नहीं पढ़ते हैं, बट मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। 1919 वाला जब बताए थे तो हम आपको यह भी बात बताए थे कि बीपीएससी में ये पूछा है, 60 से 62 भी बीपीएससी का वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिए आप लोग, कल बताए हैं महाराज, एक दिन पहले पढ़ाए हुए चीजों को भूल जाते हैं। कितना कमजोर है बताइए आप लोग, हैं? इतना कमजोर मत बनिए। तो अब तो देख लिए होंगे आप तो शुरुए में देखने का प्रयास कर रहे थे, अब तो हम इधर बतियाने लगे, आप तो देखिए लिए होंगे, समझे। 1909 के समय एच एक्विथ, 1919 के समय लॉयड जॉर्ज और 1935 के समय स्टैनले बाल्डविन। यह अधिनियम पारित 1935 में हुआ, लेकिन यह अधिनियम लागू 1936 में हुआ। यह अधिनियम पारित 1935 में हुआ, लेकिन यह अधिनियम लागू हुआ आपको 1936 में। यह अधिनियम लागू 1936 में हुआ। जब यह अधिनियम पारित हुआ था, कांग्रेसियों ने, कांग्रेसी ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भी इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की, इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की। लेकिन जब देश आजाद हुआ और जब संविधान बनने लगा भारत का, तो भारत के संविधान के बनने के क्रम में इसी अधिनियम से अधिकतर प्रावधान लेकर भारत के संविधान में रख दिया गया था। इस अधिनियम की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि यह अधिनियम बिना इंजन का ब्रेक वाला है, या फिर यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है।
यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है, परंतु इंजन रहित है। मतलब अगर मान लिया जाए इंजने ना है, इंजन ना है तो गाड़ी चल पाएगा, और जब गाड़ी चल ही नहीं पाएगा तो ब्रेक का क्या महत्व? ब्रेक का कोई महत्व होगा? ब्रेक का महत्व कब होता है? जब गाड़ी चल रहा होता है। ब्रेक का महत्व कब होता है? जब गाड़ी चल रहा होता है, तब ब्रेक का महत्व होता है। ऐसे ब्रेक का कोई महत्व नहीं होता है। और जब इंजन ही नहीं है तो गाड़ी चलेगा कहां से? और जब गाड़ी चलेगा ही नहीं तो ब्रेक का कोई महत्व होता नहीं। तो आपको जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जब यह पारित हुआ था तो इसकी आलोचना पंडित नेहरू ने करते हुए यह कहा कि यह अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। साथ ही साथ पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का एक और अधिकार पत्र कहा। साथ ही साथ पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का एक और अधिकार पत्र कहा। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने यह कहा, यह अधिनियम तो बाहर से लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन अंदर से यह खोखला है, अंदर से यह खोखला है। फिर इस अधिनियम की आलोचना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए यह कहा, यह पूर्णतः सड़ा हुआ है, यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। फिर चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने भी इस अधिनियम की आलोचना किया और उन्होंने यह कहा कि यह द्वैध शासन से भी बुरा है, यह द्वैध शासन से भी बुरा है। और आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिनियम की सराहना की, इस अधिनियम की सराहना की। और उनका कहना था कि हमें यह कहने में कोई लज्जा नहीं है कि भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में उसके मसौदा को तैयार करने में इस अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया गया था। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा है। देखिए, मुख्य तौर पर इस अधिनियम के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की जो अपनी राय रखी है, उन रायों में पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के राय को परीक्षा के लिहाज से याद रखना जरूरी है। जैसे हम आपको बताए थे 1909 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अपना राय रखा था, जिसमें महात्मा गांधी का राय जरूरी है, जिसमें के.एम. मुंशी का राय जरूरी है। उन लोगों ने क्या कहा 1909 के भारत शासन अधिनियम को लेकर के, वो बात याद रखना जरूरी है। उसी प्रकार से 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर के पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपनी राय रखी है, उसको याद रखना जरूरी है। मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के राय को आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंडित नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राय को याद नहीं रखेंगे तो हो सकता है परीक्षा में प्रश्न आए तो आप बना नहीं पाइएगा। अब इस अधिनियम की कई विशेषताएं हैं, इस अधिनियम की कई विशेषताएं हैं। और देखिए, हर अधिनियम एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर अधिनियम एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हर अधिनियम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस चीज को हम प्रूफ कर रहे हैं, आप समझिएगा। एक तो सबसे पहले इस अधिनियम के एक प्रावधान को आप जानिए, एक दो प्रावधान को जानिए, फिर इस बात को प्रूफ करेंगे कि कैसे एक अधिनियम दूसरे अधिनियम से जो है आपको कनेक्टेड है। और याद रखने का तरीका भी हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो आपको चीजें, आपके लिए चीज आसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आपके लिए चीज टफ है और टफ ही बना रहेगा। देखिए, इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की जो कई सारी विशेषताएं हैं, उसमें इस अधिनियम की पहली विशेषता यह है
कि इस अधिनियम में यह कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आगे चलकर यह कह दिया गया इस अधिनियम में ही, देसी रियासत भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो वह भारतीय संघ में शामिल हो जाए, और अगर शामिल नहीं होना चाहता है तो वह शामिल नहीं हो। तो देसी रियासत को जब यह अधिकार दिया गया कि वो शामिल होना चाहता है भारतीय संघ में तो शामिल हो जाए, और अगर नहीं होना चाहता है तो वह संघ में शामिल नहीं हो। तो देसी रियासत को जब यह अधिकार मिल गया तो देसी रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया, और जब देसी रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया तो भारतीय संघ अस्तित्व में आ नहीं पाया। देसी रियासत जब भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया तो फिर भारतीय संघ अस्तित्व में आ नहीं पाया, अब यहां पर ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत देखिए, जैसे आज भारत में दो प्रकार के क्षेत्र है, एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1935-36 ईस्वी के समय भी भारत में दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, और 1935-36 ईस्वी के समय भारत में जो दो प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे, एक ब्रिटिश प्रांत था और दूसरा देसी रियासत था। ब्रिटिश प्रांत की अगर हम बात करें, वैसा क्षेत्र, वैसा भूभाग जहां अंग्रेजों का शासन था वही आपको ब्रिटिश प्रांत कहलाता था। वैसा भूभाग जहां अंग्रेजों का शासन था वही आपको ब्रिटिश प्रांत कहलाता था, जैसे बिहार, बंगाल, ओडिशा, ये सब ब्रिटिश प्रांत था। फिर देसी रियासत, उस समय भारत का वैसा भूभाग जहां राजा महाराजाओं का शासन था, वही कहलाता था आपको देसी रियासत, तो इस अधिनियम की पहली विशेषता तो यह है। फिर इस अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर इत्यादि को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो देखिए कैसे ये चैप्टर और कैसे इस चैप्टर में जो हम लोग अलग अलग अधिनियम को पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। जैसे आप याद कीजिए, 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, बजट पर बहस करने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मिला, और आगे चलकर के 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट पर मतदान करने का अधिकार दे दिया गया। तो एक दूसरे से देख रहे हैं, कनेक्टेड ना है, एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है। तो चीजों को गौर से समझेंगे, उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, तब जाकर के आपको एक दूसरे का कनेक्शन जो है आपको नजर आ पाएगा।
इसके बाद देखिए चीज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर से एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, आप चीजों को समझिएगा। देखिए अभी तुरंत हमने आपको बतलाया है कि आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है आपको प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया। खैर इसको रोक दीजिए, पहले दूसरा एग्जांपल समझिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, जो आगे चल करके कहलाया लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, वही जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत राज्यों में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किए गए। राज्यों में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किए गए। राज्यों में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किया गया। राज्यों में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किया गया। तो देख रहे हैं 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और 1935 के तहत राज्यों में द्विसदनीय विधायिका। मतलब पहले जो प्रावधान किए गए आगे के अधिनियमों के तहत, उन प्रावधानों को ही विस्तारित रूप प्रदान किया गया। समझ रहे हैं? हाँ, ये चीज है। फिर आपको जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और जब प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। आप याद कीजिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुए थे, लेकिन आगे चलकर 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। और फिर जब केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया तो केंद्र के विषयों को भी हस्तांतरित और आरक्षित दो भागों में बांट दिया गया। और आपको जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? देखिए, आप स्वायत्तता को समझिए। सबसे पहले आप स्वायत्तता को समझिए और फिर प्रांत का मतलब तो राज्य होता है। स्वायत्तता को आप समझिए, लेकिन स्वायत्तता को समझने से पहले आप इस बात को समझिए। एक एग्जाम्पल समझिए। आप देखिए, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था होती है। यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था होती है।
यह बात हम कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था होती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी पर बाह्य तौर पर शासन केंद्र सरकार का होता है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी पर बाह्य तौर पर अधिकार राज्य सरकार का होता है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाया है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन दिया नहीं गया है। तो पटना यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इस पर बाह्य तौर पर बिहार सरकार का अधिकार है। लेकिन यूनिवर्सिटी आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। पटना यूनिवर्सिटी एग्जाम कब कंडक्ट करवाएगा, वो पटना यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। कब रिजल्ट देगा, कब एडमिट कार्ड देगा, कब फॉर्म भराएगा, कब पीजी का फॉर्म भराएगा, कब पीएचडी का फॉर्म भराएगा, कब ग्रेजुएशन का फॉर्म भराएगा, सब कुछ डिसाइड पटना यूनिवर्सिटी अपने से करता है। बिहार सरकार यह डिसाइड नहीं करता है कि पटना यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब होगा और कब पटना यूनिवर्सिटी में एडमिट कार्ड जारी होगा और कब रिजल्ट देगा। यह बिहार सरकार डिसाइड नहीं करता है, बल्कि यह डिसाइड करता है पटना यूनिवर्सिटी स्वयं। मतलब स्वायत्त संस्था की अगर हम बात करें तो स्वायत्त संस्था उस संस्था को कहा जाता है जो आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। स्वायत्त संस्था उस संस्था को कहा जाता है जो संस्था आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य तौर पर उस पर सरकार का अधिकार हो। वही आपको स्वायत्त संस्था कहलाता है। जैसे यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है, पटना यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है, आंतरिक तौर पर वह काम करने के लिए स्वतंत्र है और बाह्य तौर पर उस पर अधिकार बिहार सरकार का है। तो आपको प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रांतों को, प्रांत मतलब राज्य को, राज्य मतलब बिहार, झारखंड, बंगाल को आंतरिक तौर पर काम करने के लिए आजादी दी गई। आंतरिक तौर पर काम करने के लिए आजादी दी गई, लेकिन बाह्य तौर पर प्रांत अंग्रेजों के अधीन ही था। बाह्य तौर पर प्रांत यानी राज्य अंग्रेजों के अधीन ही था, लेकिन आंतरिक तौर पर प्रांतों को काम करने के लिए स्वतंत्रता दी गई, आजादी दी गई। इसी को कहते हैं हम लोग प्रांतीय स्वायत्तता। और प्रांतीय स्वायत्तता की अगर हम लोग बात करें तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है वह इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ऐसे करके भी आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। क्या है आपको प्रांतीय स्वायत्तता? समझे हैं? आए? चलिए, अब इसके बाद आपको इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे।
प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे। यह प्रावधान इस अधिनियम में किया गया और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 में हुए। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे, उस प्रावधान के तहत ही पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए और तब से लेकर आज तक प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होते हुए आ रहे हैं। अब यहां पर समझिएगा गुरुजी लोग, थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां पर एक बात बतलाना चाह रहे हैं। देखिए, आज के डेट में लोकसभा का चुनाव होता है, आम जनता पार्टिसिपेट करती है। प्रांतों में, राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, आम जनता पार्टिसिपेट करती है, करती है। विधानसभा के चुनाव राज्य में होते हैं। जैसे अभी आपको 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, ठीक है। अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो लोकसभा है, लोकसभा को पहले कहा जाता था केंद्रीय विधान सभा। और पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ है जानते हैं? आजादी के बाद नहीं, आजादी के बाद हम नहीं पूछ रहे हैं। आजादी के बाद तो पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ। आजादी से पहले की स्थिति में पूछ रहे हैं, जब लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, उस स्थिति में हम पूछ रहे हैं। पहली बार चुनाव हुए हैं 1920 में, 1920 में, 1920 में, 1920 में। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करे। तो लोकसभा के चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करता है और लोकसभा को ही पहले केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। तो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव पहली बार 1920 में हुए हैं और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? 3 वर्ष का। और तब से प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होते रहे हैं। 1920 में हुआ, फिर 1923 में हुआ, फिर 1926 में हुआ। ऑनवार्ड जो है आपको प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर केंद्रीय विधानसभा के चुनाव होते रहे। और वही केंद्रीय विधानसभा आजादी के पश्चात कहलाया लोकसभा और आजादी के पश्चात लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ है आपको 1951-52 में। बात समझे हैं? तो केंद्रीय स्तर पर गौर फरमाइएगा आप इस बात पे। अभी जो 2 लाइन बताने जा रहे हैं इस पे गौर फरमाइएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आए तो ये आने की संभावना है। केंद्रीय स्तर पर भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1920 में हुआ और राज्यों में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव सर्वप्रथम 1937 में हुए। राज्यों में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव सर्वप्रथम 1937 में हुए, 1937 में हुए। याद रखिएगा ये दोनों बात। आगे इस अधिनियम की अगली विशेषता यह है, इस अधिनियम में ही यह भी कहा गया था न्यायिक कार्य करने हेतु एक संघीय न्यायालय का गठन किया जाएगा। न्यायिक कार्य करने हेतु एक संघीय न्यायालय का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही संघीय न्यायालय का गठन 1937 ईस्वी में किया गया। संघीय न्यायालय का गठन, संघीय न्यायालय का गठन जो है आपको 1937 ईस्वी में किया गया। इसके बाद इस अधिनियम में ही यह भी प्रावधान किया गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा, भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। देखिए
अंग्रेजों ने 3 आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885, इन 3 आंग्ल बर्मा युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बाद में जाकर 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा और आगे चलकर बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया। ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। अब देखिए आगे चलकर ब्रिटिश संसद द्वारा एक और अधिनियम पारित किया गया है। वह अधिनियम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, आपको तीन जून 1947 को भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समक्ष एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना कहा जाता है। जो 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना है, जो 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना है, उस माउंटबेटन योजना में यह प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी और उससे ठीक एक दिन पहले भारत का विभाजन होगा और 2 नए अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बनाए जाएंगे, 2 नए अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बनाए जाएंगे। ये सभी प्रावधान माउंटबेटन योजना की थी। माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु ही, माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु ही, माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु ही जो है आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लाया गया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। और यह अधिनियम ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को लाया गया। इसे ब्रिटेन की संसद ने स्वीकृति प्रदान 18 जुलाई 1947 को किया, 18 जुलाई 1947 को किया और यह अधिनियम लागू 15 अगस्त 1947 को हुआ। यह अधिनियम लागू 15 अगस्त 1947 को हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ
और इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि भारत के वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाएगा और दोनों देशों के लिए एक अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए। और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि जब तक भारत और पाकिस्तान दोनों नए अधिराज्यों में संविधान नहीं बन जाता है, तब तक दोनों देशों में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन प्रशासन चलाए जाएंगे। और जब तक संविधान भारत का नहीं बन गया था, तब तक 1947 से 1950 ईस्वी तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में शासन प्रशासन चलाए गए। और जब लॉर्ड माउंटबेटन भारतीयों के समक्ष माउंटबेटन योजना रख रहा था, तो उससे पहले माउंटबेटन ने भारत को छोटे छोटे कॉलोनियों में बांटने को लेकर प्रस्ताव पंडित नेहरू के समक्ष रखा, जिसे बाल्कन प्लान कहा गया। और इस बाल्कन प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत करना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू इस बात को समझ गए कि बाल्कन प्लान के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांटना चाहता है। और इसी वजह से पंडित नेहरू ने बाल्कन प्लान को मानने से इनकार कर दिया और फिर भारत टुकड़ा टुकड़ा में बचने से रह गया। यानी हम लोग यह बात कह सकते हैं कि बाल्कन प्लान भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन बाल्कन प्लान का संबंध कहीं ना कहीं 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ जो है आपको रहा है। और जब देश को आजादी मिली, आजादी से ठीक पहले हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। हमारे देश भारत को आजादी अगर देखा जाए तो हमारे देश भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन आजादी से पहले 1946 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे, गौर कीजिएगा आप इस बात पे। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए थे मतलब लोकसभा के चुनाव हुए थे। आजादी से पहले लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा ही कहा जाता था। जो चुनाव पहली बार 1920 में हुआ, जो कि चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर लगातार हो रहा था, उसमें आजादी से ठीक पहले केंद्रीय विधानसभा के चुनाव 1946 में हुए, जुलाई अगस्त 1946 में हुए। और जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामला, राष्ट्रमंडल संबंधी मामला पंडित नेहरू को दिया गया। गृह विभाग सरदार पटेल को दिया गया। शिक्षा विभाग चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को दिया गया। खाद्य एवं कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। श्रम विभाग जगजीवन राम को दिया गया। वित्त विभाग लियाकत अली को दिया गया। तो अंतरिम सरकार में अलग अलग विभाग जो है अलग अलग मंत्रियों को दिया गया। लेकिन आगे चलकर जब हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान बन गया, तो फिर से आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, कानून या विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम,
स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग लोगों को दिए गए। तो जो आपको आजादी से पहले 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, उसमें कौन विभाग किसे दिए गए, इस बात को याद रखना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन विभाग किसे मिला, इस बात को भी जो है आपको याद रखना है। और यहां से पूछा जाता है प्रश्न। और देखिए, इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में अगर आप कहिएगा तो सिर्फ 1909, 1919, 1935 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अंतरिम सरकार में कौन मंत्रालय किसे दिया गया, और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन मंत्रालय किसे दिया गया, इस चैप्टर में अगर इतना भी आप याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट यही है। लास्ट का जो 1919 से लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल तक है, यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। समझे? 1919 का भारत शासन अधिनियम तो आप पढ़ लिए थे। अब आपको 1935 का अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल पढ़िए, याद करवाएंगे। इस प्रकार ये चैप्टर खत्म हुआ और आपका होमवर्क है, देखिए उसमें तो आंसर हम आपको दे दिए, क्वेश्चन आंसर करवाने का कोई जरूरी नहीं होना चाहिए। आप लोग कहिए ना, पका के खिला भी दीजिए, एकदम मुंहों में डाल दीजिए और उसको आप ही पचा भी दीजिए, समझे? तो ऐसे थोड़े होता है जी। एक बात जानिए, अगर टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट होता ना, सबका रिजल्ट हो जाता। अगर टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट होता, आप इस बात को समझिए। कोई कोई टीचर कहता है हम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ा देंगे, रिजल्ट हो जाएगा, दाल भात चोखा है। कभी पॉसिबल नहीं है जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा। एक बात बताइए, आपको हम कितनों पढ़ा दें, आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा। परीक्षा में आपके बदले टीचर जाकर थोड़े परीक्षा देगा, परीक्षा कौन देगा? आप ना दीजिएगा। तो याद किसको होना चाहिए? आपको ना होना चाहिए याद। तो टीचर के पढ़ाने के साथ साथ जी तोड़ सेल्फ स्टडी करना होगा। और सीधा फॉर्मूला है, जितने घंटे का क्लास उसका सीधा 2 गुना सेल्फ स्टडी। अगर 4 घंटे का क्लास होता है तो 8 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। जो टीचर कहता है 8 से 10 घंटा पढ़ा करके हम रिजल्ट दे देंगे, कभी पॉसिबल है ही नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। और देखिए आज के डेट में जानते हैं लोग क्या कर रहा है, इधर जो 2-3 दिन छुट्टी था, तो ऐसे हम सामान्य तौर पर गौर चीजों पर नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 दिन का छुट्टी था और उसमें भी जो हुआ क्या कि ऐसा हो गया कि हम जिधर रहते हैं उधर लाइट जो है खराब हो गया था, 1 दिन के बाद आया। तो बड़ी कष्ट में जीवन गुजरा था। एक दिन इन्वर्टर था, 5-6 घंटा में बैठ गया, तो मोबाइल चलाए मन भर करके, रेलिंग पर बैठ करके मोबाइल चलाए, जो सही बात है। तो देखे, थोड़ा गौर किए, चीजों पर गौर किए, पटना के मार्केट पे गौर किए, तो ये देख रहे हैं कि जो है लोग जो है टीचर ढूंढ रहा है यूट्यूब कम्युनिटी में जाकर के, और लिखता है कि जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाना होगा, 2 साल का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का। समझिए, 2 साल का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का। मतलब टीचर जो है अपना से नहीं पढ़ाता है,
मतलब टीचर ढूंढ 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 करके ऐरा गैरा नत्थू फुत्थू चुत्थू किसी को भी ले लेता है, समझ गए, और कहेगा हम 200 रुपया में पढ़ा देंगे, 2100 रुपया में पढ़ा देंगे, 99 रुपया में पढ़ा देंगे, समझ गए। तो इस सब चक्कर में मत पड़िए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझे। हमारा क्या है, हमारा तो जो है वो है, ये है रिजल्ट में हमेशा परचम लहराए हैं और इस बार भी रिजल्ट में परचम लहराएंगे। हमारा तो बैच बनता है, हमारा बैच बनबे करेगा, समझ गए। हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि कल भी हम बोले थे और हमेशा इससे पहले भी 1275 में जब तैयारी किए थे लोग यहां पर, उस बैच में भी हम बोलते थे, और उससे पहले 2446 में जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी किए, हर बैच में हम ये बात बोले हैं। देखिए, एक कुछ बात ऐसा है जो कॉमन है, जैसे जितना घंटा का क्लास उसका सीधा 2 गुना सेल्फ स्टडी, हर बैच में ये बात बोलते हैं। दूसरी बात, 2 नाव की सवारी कभी भी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है, समझ गए। तो इस सब चीज पर गौर करना है, और आपको जितना दिया जाता है वो आपके लिए सफिशियंट है। हम अपने से पढ़ाते हैं, बिट्टू झा सर अपने से पढ़ाते हैं। हमारे मोबाइल में देखिए ना, लोग एडवर्टाइजमेंट देता है टीचर का, हमसे टीचर डेली आकर के मिलता है, हमको अपना स्टेज दीजिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, पॉलिटी पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, अच्छा टीचर, इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। लेकिन हमको इसमें क्या लगता है कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं कि विद्यार्थी हमारे और बिट्टू झा सर के नाम पे आएगा, हम दूसरे को घुसा देंगे तो विद्यार्थी को ठगने वाली बात तो हो जाएगी, बात ना हो जाए। तो इसी वजह से जो है, नहीं तो हम बैच देने के लिए बैच नहीं दे सकते हैं, बहुत बैच दे सकते हैं, समझ गए। हमारा अपना मानना है ईमानदारी से कमाना है, थोड़ा कम ही कमाएंगे, लेकिन जो है ईमानदारी से कमाएंगे, गाली वाला पैसा नहीं चाहिए। और आप देखिए, पूरे पटना के भीतर जितना भी संस्थान होगा उसमें सिलेक्शन का रेशियो देखिएगा तो सबसे टॉप पे आपका संस्थान आएगा, सबसे टॉप पे आपका संस्थान आएगा किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन के मामला में, समझ गए। तो हम लोग जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं, बस यही वजह है कि आपको रिजल्ट होता है। और आपको तो हम यही कहेंगे कि इधर उधर कुछ भी मत कीजिए, कहीं ना कहीं आप आए हैं, हम लोगों के क्वालिटी को देख करके, संस्थान के सिलेक्शन रेशियो को देख करके आप लोग आए हैं। तो जो एक विश्वास करके आए हैं, उस विश्वास को बनाकर रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट होता तो सब विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाता। टीचर के पढ़ाने के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी जम करके करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल रिजल्ट होगा, नहीं तो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, समझे। और इन लोगों का मेरिट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, संभवतः हवा उड़ रहा है, 30 तारीख को मेरिट आ रहा है, जुलाई में तो मेरिट आ ही जाएगा। तो मेरिट आएगा तो चंद लोगों से जो है हम आपको मिलाएंगे भी, और जो एकदम प्योर तरीका से, जो एकदम प्योर, शुद्ध विशुद्ध रूप से, मतलब सुई से लेकर धागा तक, नमक से लेकर हल्दी तक, जो ज्ञान बिंदु के अलावा कुछ करबे नहीं किया है, समझ गए। चाहे बैच हो चाहे टेस्ट हो, उस प्रकार के लोगों से मिलाएंगे। और मैक्सिमम तो वैसे लोग हैं, ऐसे जोड़ेंगे तो रिजल्ट तो बहुत हो जाएगा, समझ गए। तो इधर उधर नहीं करना है, आपको कंसंट्रेट होकर के एक चीज पे फोकस करना है। हमारे मटेरियल में क्या नहीं है, सब कुछ है। हमसे बेहतर मटेरियल कोई बना सकता है, हम अपने से मटेरियल बनाते हैं। बिट्टू झा अपने से मटेरियल बनाता है। देखिए, मटेरियल आने में क्यों समय लगता है। अगर हम अपने टीम से मटेरियल बनवाएं तो हम आपको सब मटेरियल एक साथ दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने से मटेरियल बनाते हैं। और अपने से मटेरियल बनाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, सुबह 8 से रात में 8-9 बजे तक क्लास है, फिर टाइम मिलता है, छुट्टी मिलता है, उसमें जाकर के बैठ करके, रविवार को बैठ करके मटेरियल बनाते। यही सब कारण है कि मटेरियल जो है थोड़ा आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा लेट करके जो है आपको मिलता है, और कोई खास बात ना है, समझे।
हम लोगों का मटेरियल, आपके संस्थान का मटेरियल सबसे बेहतर है। किसी भी वनडे परीक्षा के लिए आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए ना, क्वेश्चन बैंक से अनुमान लगेगा, समझ गए। चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक हो, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक हो, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक हो, मिल जाएगा। चिंता काहे कर रहे हैं? ठीक है, अरे मिल जाएगा, मिल जाएगा, इस माह में मिल जाएगा। काम हम लोगों के तरफ से पूरा हो चुका है, अब उसको सजाने का भी काम संभवतः हो गया है, समझ गए। अब पूछे नहीं है, पब्लिकेशन में जो लोग हैं, सजाने का काम चल रहा था, हो जाना चाहिए। अब प्रिंटिंग का ही लास्ट स्टेज में है, अब आपको मिल जाएगा, आप भरोसा रखिए, समझे। तो पढ़िए, अब पढ़िए, जल्दी पढ़ लिए, पढ़िए पढ़िए। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, समझे। जैसे 1275 में बोले हुए थे, टॉप 20 में अगर संस्थान का लड़का आता है तो उसको बुलेट मिलेगा और लड़की को स्कूटी, समझे। लड़की बुलेट लेगी, चलाने होगा, गिरिए जाएगी बकलोल भी। आप लोग के बैच में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप लोग पढ़िए अच्छे से, समझे। टॉप 20 में आइए। ये जो नेक्स्ट आने वाला वैकेंसी है, इस बैच से जो लोग टॉप 20 में आएंगे उन्हें बुलेट मिलेगा और नंबर 1 रैंकर बनिएगा। बैच से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, हमारा अपना लड़का होना चाहिए। अगर रैंकर बनिएगा 4 व्हीलर गाड़ी देंगे, समझे। जो 4 व्हीलर आप पसंद कर लीजिए, लेकिन उसमें शर्त है कि जितना के गाड़ी पे हम चढ़ते हैं उससे कम होना चाहिए। मेरा 30 लाख का गाड़ी है तो 30 लाख से कम का गाड़ी होना चाहिए। अब आप कहिएगा हमको BMW दीजिए, तो वो थोड़े देंगे। यानी मेरा उस टाइम तक आगे प्लानिंग कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, समझ गए। तो उस टाइम तक 50-60 लाख के गाड़ी पर चढ़ेंगे तो उससे कम का जो गाड़ी होगा ना वो गाड़ी दे देंगे, समझ गए। एक रैंक लाने पर संस्थान का लड़का होना चाहिए, संस्थान का ही नहीं, ऐरा गैरा किसी को थोड़े दे देंगे, किसी को नहीं देंगे, समझे। बहुत लोग समझ रहा है सबको, ऐसा बात नहीं है। जो हमारे संस्थान का है उसका हम सब चीज चेक करेंगे, वो हमारे यहाँ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तब जाकर के मिलेगा। ऐसे थोड़े किसी को मिल जाएगा। बुलेट 2-2.5 लाख में आता है, ऐसे किसी को देने चले तब तो हम बिकिए जाएंगे महाराज, समझे। अभी जानते हैं फिजिकल में आप लोग को लगता होगा पैसा बहुत कमाते हैं, हम पैसा दोनों हाथ से उड़ाते भी हैं। फिजिकल में टोटल फिजिकल वाला का हिसाब किए हैं, 15 लाख रुपया फिजिकल वाला को दिए हैं, 15 लाख रुपया, समझ गए। फिजिकल वाला को सिर्फ दिए हैं, अभी हॉस्टल वाला हिसाब होना बाकी है, समझे। तो पढ़िए आप लोग अच्छे से, और शुरू से लेकर के अंतिम तक हम आपके साथ रहेंगे। आप देखे होंगे फिजिकल के लिए हम ग्राउंड भी गए थे, पता नहीं आप लोग वीडियो आया या नहीं आया वो। तो अंतिम तक हम आपके साथ रहते हैं, बस बशर्ते कि आप पढ़ने में अच्छे होने चाहिए, बशर्ते कि आपका रिजल्ट होना चाहिए, तब हम आपके साथ हैं। नहीं तो आपके साथ रहने से क्या फायदा है, रिजल्टे तक, रिजल्ट के बाद फिर छोड़ देते हैं आपका साथ, समझे। तो पढ़िए आराम से, ये ऑफर आप लोग के वैकेंसी के लिए भी है, मन से पढ़िए। इसलिए
और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। अब ऑनलाइन वाला सोच रहा होगा हम लोगों के लिए नहीं, नहीं एकदम है, आप लोग को लिए भी है, आप लोग के लिए भी है। बस आप हमारे बैच का लड़का होना चाहिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप हमारे पास पढ़े हैं। पढ़ लिए हो? आइए याद करते हैं, आइए है हीरो सब, आइए। बताइएगा किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया? कौन अधिनियम? कौन कौन सदन था? केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य? 100। निर्वाचित कितने? मनोनीत कितने? राज्य परिषद में कितने सदस्य? निर्वाचित कितने? मनोनीत कितने? केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का ना। राज्य परिषद के सदस्यों का कितने वर्षों का? 5 वर्षों का ना। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया? आए। इसके बाद किस अधिनियम के जांच हेतु साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ? साइमन कमीशन आयोग के गठन के बाद साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ और साइमन कमीशन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसी को आधार बनाते हुए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और तब जाकर के कौन सा अधिनियम बना? 1935 ना। 1935 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन। स्टैनले। भारत शासन अधिनियम 1935 लागू कब हुआ है? कब लागू हुआ है? 1900। किस अधिनियम में यह कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा? आए। 1900। दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान। प्रांतों से द्वैत शासन का अंत। केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है? आए। प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? बर्मा को भारत से अलग किया गया 1900। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही किए गए थे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही किए गए थे। इसके बाद देश को आजादी किस अधिनियम के तहत मिली? इस अधिनियम के तहत किस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है आपको किस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। आगे बताइएगा इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आगे यह अधिनियम ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया? कब पारित किया ब्रिटेन की संसद? यह अधिनियम लागू कब हुआ? इसके बाद जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ तब तक भारत में शासन प्रशासन कौन अधिनियम के तहत चलाए गए? 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है आपको चलाए गए हैं। दीजिए तो जी। आगे आइए तो याद करते हैं
अंतरिम मंत्रिमंडल में परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले किसके पास? गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक एवं वायु मंत्रालय, डाक एवं वायु मंत्रालय, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, शिक्षा एवं कला मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विधि मंत्रालय। चलिए आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन बने? गृह, खाद्य एवं कृषि, शिक्षा मंत्रालय, रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विधि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। क्लियर है? अब सुनिए, आपको करना क्या है, पूरे इस चैप्टर को जैसे बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही करना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। पूरे इस चैप्टर को 3 बार पढ़ना है। कितना बार? 3 बार पढ़ना है। पूरे इस चैप्टर को 3 बार पढ़ने के बाद आंसर देखे बिना बनाना है। 3 बार रीडिंग मार के, पहला बार ऐसे रीडिंग मार देंगे, दूसरा और तीसरा बार में इस उद्देश्य से रीडिंग मारेंगे कि याद करना है, और फिर उसके बाद बिना आंसर देखे हुए बनाना है और देखना है कितना क्वेश्चन बनता है। जो बन गया ठीक है, जो नहीं बना उसका आंसर याद कर लेना है। समझ गए? आंसर हम दे दिए हैं। जो चीज हम सब्जेक्टिव में डिस्कस किए हैं वही चीज ऑब्जेक्टिव में भी है, तो इसी वजह से ऑब्जेक्टिव कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां, अगर आपको कोई डाउट होगा तो उस डाउट को हम लोग देख लेंगे। अरे तुमको डाउट क्वेश्चन दिया था, तुम हमको काहे नहीं दिया डाउट क्वेश्चन? टोपी वाला तुम्ही को बोल रहे हैं, डाउट क्वेश्चन कुछ लड़का तुमको दिया था ना जी, वो हमको देबे नहीं किया, हम क्या देखेंगे डाउट क्वेश्चन? समझे? तो पहला चैप्टर पूरा सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप कहिएगा तो हम करवा देंगे, लेकिन फिर लेट लगेगा, और फिर बाद में इन्हें कहिएगा कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। समझे? बाद में आप ये मत कहिएगा कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। समझे? तो आंसर इसलिए दे दिए हैं ताकि आपको जरूरत ना पड़े। जो आप नहीं समझिएगा उसको हम समझा देंगे, और जब डिस्कशन लेंगे ना तो हम कहेंगे 1 से 10 तक में, कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 4। अब 1 से 10 तक में एगो प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं। अब 10 में कहिएगा आप प्रॉब्लम है, तब हम थोड़े क्वेश्चन लेंगे, तब तो पूरा डिस्कशन ही करना होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझे? तो थोड़ा बहुत जो है आप भी जिम्मेवारी उठाइए, सब जिम्मेवारी हम ही पर दे दीजिएगा तो ठीक बात थोड़े है ना है। समझे? लीजिए, चलिए, तो इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और होमवर्क में वही है, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। टेस्ट जो है संडे को रख दे, कल तो करंट पढ़ाएंगे ना। देखिए, अगर बिट्टू सर कल क्लास नहीं लिए, ऐसे क्लास लेंगे कल सर, क्योंकि चैप्टर समाप्त तो आज नहीं होगा, हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इकोनॉमिक्स तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब तो हम ही को क्लास लेना पड़ेगा और फिर हम टेस्ट भी ले लेंगे। सुन लीजिए, अगर कल बिट्टू सर क्लास नहीं लिए, मतलब अगर चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब तो नहीं लेंगे, अगर चैप्टर समाप्त हो गया, बिट्टू सर कल क्लास नहीं लिए, तो टेस्ट आपका कल ही हो जाएगा, करंट का क्लास होगा, टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बिट्टू सर कल क्लास लिए और मेरा भी क्लास लगेगा करंट का, तो उस सिचुएशन में टेस्ट जो है संडे को हो जाएगा। आपको कल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, समझिए, कल के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, कल नहीं होगा तो परसों होगा। होमवर्क यही है, ठीक है?
तो इससे आगे जो है हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। और देखिए, खुश रहिए। और देखिए, बार बार हम आपको ये बात बोलते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस चीज से ऊपर उठिए, समझ गए, इस चीज से जो है ऊपर उठिए। लोग आपको भटकाने वाले बहुत अधिक मिलेंगे, सही मार्गदर्शन करने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, और भटकाने वाले जो है अनेकों लोग आपको मिलेंगे, समझे। तो चलिए ठीक है। और जो है उस एक दिन में एक और चीज अनुभव किए थे कि टीचर वाला बैच जो है हम लोग नहीं दिए, लेकिन हम देखे अपना मटेरियल पलटे। कोई कोई टीचर वाला परीक्षा के बाद TRE 1 TRE 2 के बाद जो है जो अपना विद्यार्थी सब पास किया था, तो सब कुछ कुछ आया था मिलने के लिए, तो बता रहा था कि सर अपने संस्थान का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो टीचर वाला बैच जो भी संस्थान दिया बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है कॉपी करके हूबहू ऑप्शन के साथ रख दिया है। तो फिर ये सब चीज भी हम थोड़ा सा गौर किए, तो सच में देखे, एक तो संस्थान है वो जो है मटेरियल जो है आपको कॉपी करता है, अपने से कुछ क्रिएट कर भी नहीं करता है, समझ गए। चाहे उसका करंट हो, करंट जो है किसी और यूट्यूब चैनल से कॉपी करके पढ़ाएगा। उसके बाद जो है बायोलॉजी, तो बिट्टू झा सर के मटेरियल से कॉपी करके बहुत लोग पढ़ा रहा है, पटना से लेकर के दिल्ली तक, समझ गए। आपको इतिहास में स्पेशली हम देखे थे TRE 1 में, TRE 2 में, इतिहास में जो ऑब्जेक्टिव है, जो मॉडर्न हम आप लोग को दिए भी है, उसका प्राचीन और आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन भी है, वो भी पूरी तरीका से कॉपी कर लिया है लोग। तब उसमें भी जो है थोड़ा बहुत जो है संशोधन करेंगे। और मटेरियल में तो हमेशा संशोधन होते ही रहता है, और इसी वजह से हम आपको हमेशा बोले हैं कि जो मटेरियल हम बोलेंगे वही लीजिएगा। पॉलिटी का एगो पूरा मटेरियल है वो मोटा वाला, लेकिन आप लोग को नया दिए हैं ना, सेकेंड पार्ट भी नया आएगा पॉलिटी का, फिर ज्योग्राफी का भी नया आएगा। ज्योग्राफी का भी मटेरियल नीचे में पूरा है, लेकिन वो मटेरियल आप लोग नहीं लीजिएगा, जब हम बोलेंगे तब आप लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी पर भी जो है धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी का भी जो है आपको अलग से मटेरियल मिलेगा, जिस प्रकार का पॉलिटी का है उसी प्रकार का, समझे। तो चलिए ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। सबका अपना पेट है, पापी पेट है, पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप हमारे पास पढ़ते हैं, तो हम आपको यही दिशा निर्देश देंगे कि आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। और आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत नहीं रोकेगा। आपको जो दिया जाता है वो आपके किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सफिशियंट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, समझ गए। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।